दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको जीएसटी प्लस से टीडीएस में ऐसे पाँच मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि जिसे जानने के बाद आप एक कंप्लीट और अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। और इसे मैं आज आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल वे में बताऊंगा कि जिससे कि आपको जॉब लेने में भी आसानी होगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के बिना एंड तक आप ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने 5 बेस्ट जीएसटी टॉपिक्स या डिमांडेड टॉपिक्स फॉर अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सबसे नंबर 1 है एडवांस अंडर जीएसटी, और इसका प्रैक्टिकल भी आपको टैली प्राइम पे मैं करके बताऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, आपका बहुत ही हाई डिमांडेड है। वो इसलिए कि कहीं भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं अकाउंटेंट के पोस्ट पे या आप फ्रेशर हैं, तो इंटरव्यू में एडवांस अंडर जीएसटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं कि ये किस पे लागू होता है और इसका ट्रीटमेंट हमें जीएसटी के रिटर्न में किस तरीके से करना है। तो ये आपका वेरी हाई डिमांडेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कि भाई आपने जो एडवांस लिया है उसके अगेंस्ट में जो भी आपका रेट है वो आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, यानी कि एडवांस में भी आपको सरकार को पहले से पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सब कुछ जानेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। बस शर्त यही है कि भाई साहब वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। एडवांस अंडर जीएसटी किस पे लागू होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एडवांस जो आप लेते हो ना, वो बेसिकली सर्विस के ऊपर लागू होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा कंडीशन है कि आपका गुड्स के ऊपर भी लागू होता है। तो सर्विस पे एडवांस जीएसटी लागू होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। चलिए ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसके बाद आपका रिपेयरिंग सर्विसेज है, आपका फ्रीलांसिंग है, और यहाँ पे एएमसी सर्विसेज है जिसे हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। यानी कि जो भी सर्विस है, इन शॉर्ट यहाँ पे 4 एग्जांपल दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि अगर आप सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो आप एडवांस अंडर जीएसटी में फॉल कर जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर 18% का जो जीएसटी लागू होता है वो आपको देना पड़ेगा। चलिए, गुड्स पर सामान्यतः क्या होता है कि एडवांस जीएसटी लागू नहीं होता है जनरली, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि जीएसटी में भी बहुत सारे सेक्शन है, तो इसमें से कुछ आपका स्पेशल नोटिफाई हो सकता है। कुछ स्पेशल केसेस में आपका जो गुड्स है उसके ऊपर भी जीएसटी लागू हो सकता है, बट जनरली क्या होता है कि सर्विस पे लागू होता है। अब आइए इसके लिए हम लोग के एग्जांपल इसे समझते हैं। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर विनोद बंसल। कोई हमारा कस्टमर है विनोद, चलिए उससे हम 1 लाख रुपये की प्राप्ति करते हैं, वो भी एडवांस में। नेक्स्ट मंथ में हमने सर्विस को पूरा कर दिया, तो बिल जब रेस करते हैं तो 2.5 लाख का बिल आपका बन जाता है। उसमें SGST CGST, यहाँ पे ये आपका 9% है। आपको पता है कि सेवा के ऊपर आपका 18% जीएसटी लागू होता है। तो टोटल बिल अमाउंट आपका 2,95,000 रुपया हो जाता है। अब यहीं पर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो 1 लाख रुपया है इसके ऊपर आपका 18% जीएसटी इंक्लूड है, ये आपको गवर्नमेंट को देना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखाते ही नहीं हैं, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा। अगर पकड़े गए, केस आपका स्कूटनी में आ गया, तो सिंपल सा लॉजिक है, जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना आपका हो जाएगा। चलिए, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने टैली में कि इसे हमें प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो भाई साहब आ जाते हैं हम लोग टैली में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टैली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको एडवांस अंडर जीएसटी को भी इनेबल करना होगा। इसके लिए आपको चले आना है कंपनी में और चले आना है F11 में। चलिए, और यहाँ पे जो सेकंड वाला आपका जो दिया हुआ ना जीएसटी ऑल्टर का, इस पर आपको आके यस करना है और एंटर को प्रेस करना है। यहीं पर देखो आपको राइट साइड में दिख जाएगा, क्या दिख रहा है भाई साहब, शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसे आपको आकर के यस कर देना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यस करके रखा है।
इसे आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है, अगेन कंट्रोल ए से इसे आपको सेव कर लेना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं सीधा वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद आपको चले आना है F6 में। अब जैसे कि मैं आज की तारीख में ही एंट्री को मैं पास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया 15/5। अब रिसिप्ट में क्या है कि आपका पहले क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए अब जब रिसिप्ट का हम लोग एंट्री लेते हैं ना, वो सिंपल वे में अब नहीं लेंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा, हाँ जी क्या है, स्टैट एडजस्टमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना। देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे एक नया ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको लेना है एडवांस रिसिप्ट। क्योंकि भैया देखो अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे जीएसटी के रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एडवांस रिसिप्ट आपको यहाँ पे ले लेना है। अब आपका जो पार्टी है ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई था बंसल, ठीक है, चलिए यहाँ पे बंसल साहब हैं, ये हमारे लिए डेटर है। चलिए अब आपको पता है कि अगर रजिस्टर्ड होगा तो जीएसटी डालना है, या फिर अनरजिस्टर्ड है आपको यहाँ पे जीएसटी वाला मामला आएगा, तो इससे आप लोग कर लीजिएगा। मैंने इसे फिलहाल अनरजिस्टर्ड में रखा। अब देखिए तो टैली ने यहाँ पे आपको दोनों तरह का ऑप्शन दे के रखा है कि अगर सर्विस के अगेंस्ट में है तो यहाँ पर देखो आपका अकाउंट्स ओनली का ही लेजर यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे कि मैंने कहा है कि अगर किसी कंडीशन में गुड्स के ऊपर अगर आपका जीएसटी लागू होता है अगेंस्ट एडवांस में, तो फिर यहाँ पे देखो शो स्टॉक का आइटम भी आपका यहाँ पे है, राइट। तो चलिए हम लोग आते हैं शो लेजर में। अब यहाँ पे जो कि 1,00,000 रुपया हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि कंसल्टेंसी फ़ी की ही अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कंसल्टेंसी फ़ी एक आपको मास्टर को क्रिएट कर लेना है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है इसका ग्रुप, चाहे वो आपका डायरेक्ट हो या फिर आपका इनडायरेक्ट इनकम हो, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर करना है जीएसटी एप्लीकेबल, और आपको पता है कि सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर, यहाँ पे टैक्सेबल और 18%। यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे आपको सर्विस बता देना है और आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब जो फिगर है वो हमारा है भाई साहब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,00,000 रुपये। देखो जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे आपका जो कि टैक्सेबल वैल्यू है वो भी आपका यहाँ पे निकाल दिया है, प्लस एस जीएसटी और प्लस सी जीएसटी, राइट। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो टैली ने यहाँ पे सारा काम कर दिया। यानी कि ये दोनों जो फिगर है आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एडवांस ले लेंगे, और यहाँ पे आप जो भी एडवांस का नंबर देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 09, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना बैंक। चलिए ठीक है, पैसा भाई साहब आ गया। यहाँ पे आपको जो भी नरेशन है वो डाल दीजिएगा। मैंने जो एंट्री लिया है वो 15 मई को लिया है, यानी कि मई के मंथ में। अब देखो जैसे हमने एंट्री लिया, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके जीएसटी के रिटर्न पे पड़ जाना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं जीएसटी के रिटर्न में। तो डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन जीएसटी रिपोर्ट्स, और ऑफ कोर्स आपको कहा जाना है जीएसटीआर1 में चले आना। देखो जैसे हम लोग जीएसटीआर1 में आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद जो भी आपका मंथ है या फिर क्वार्टर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा ये मई का महीना है। अब यहाँ पर देखो हम लोग जैसे ही यहाँ पर मई में आते हैं तो यहाँ पर देखो आपका दिख रहा है ना टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, और यहाँ पर देखो इसका फिगर कितना है, 84,745 रुपया, ये इसका हुआ टैक्सेबल वैल्यू, राइट। और इसके ऊपर जो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनी है वो यहाँ पे आ रहा। जब जीएसटीआर1 में इसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट आ गया तो ऑब्वियसली है कि ये आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन गई है, राइट। अब हमें इसे वेरीफाई करने के लिए एक बार आना है जीएसटीआर3B में, राइट। तो आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, आपको अपने मंथ या क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेना है, Alt F1 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको चले आना है, ये जो पहला वाला आपका दिया हुआ है टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई का, राइट, आपको इस पे चले आना। देखो जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड, राइट। आपको पता है ना कि जो भी जीएसटीआर1 में जाता है वो तो डिटेल में रहता है, उसका समरी डेटा फेच होके कहाँ आता है, जीएसटीआर3B में आता है। तो यहाँ पर देखो टैली में एक हमने एंट्री को लिया है, यहाँ पर उसने सारा रिपोर्ट जनरेट कर दिया है, और हमें ये समझ में भी आ गया कि इसका इम्पैक्ट जीएसटी के रिटर्न पर किस तरीके से पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ पर हमारा ये भाषण यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि भाई साहब जब हम लोग ये जो बिल जो रेस करेंगे, राइट, अब इसके अगेंस्ट में जो कि जीएसटी का लायबिलिटी बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि समायोजन होगा, राइट। अब मान लेते हैं कि हमने जून के महीने में हमने सर्विस को पूरा कर दिया और जून में आकर के हम लोग बिल को रेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ 2 जून, देखो
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई सेल करते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं, वही हमारा था बंसल भाई साहब। चलिए कंट्रोल ए, यहाँ पे क्या था हमारा, कंसल्टेंसी फ़ी था, यहाँ पे जो फिगर है 2,50,000 रुपया। चलिए अब यहाँ पे लगाएंगे SGST और लगाएंगे CGST। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अब आपको लेना है अगेंस्ट, राइट। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जो एडवांस लिया है ना उसका समायोजन इसी तरीके से होगा, आपको ले लेना है अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखो आपका ये एडवांस दिखा रहा है ना, हाँ जी सर जी दिखा रहा, यही था आपका, बिल्कुल यही था। अब आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, इंटर को प्रेस करना है, अगेन इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे देखो एडवांस अमाउंट पेंडिंग फॉर एडजस्टमेंट। टैली आपको यहाँ पे पूरा हेल्प कर रहा है, बस आपको क्या करना है, सही ढंग से इसे सेलेक्ट करना है और इंटर को प्रेस करना, बस इतना काम हो गया। चलिए अब हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है, बस इतना सा आपको काम करना था। आपका काम एडवांस अंडर GST यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसका रिपोर्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग रिटर्न में आके चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट्स और आ जाते हैं GSTR1। अब आपको कौन से महीने में जाना है, आप कहोगे जून में, Alt F2 को प्रेस करेंगे और ले लेते हैं भाई साहब जून। ठीक है, देखो जून हमने लिया। अब यहाँ पर देखो अभी जो है ये B2C स्मॉल में गया है, क्योंकि ये हमारा अनरजिस्टर्ड को सप्लाई था, वो इसलिए यहाँ पे आया 2,50,000 रुपया। तो टोटल यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी बनी 22,500 और 22,500। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये इसका समायोजन भी तो हो गया 84,745 रुपया, और बाकी इसके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी थी जो कि हमने ऑलरेडी पे कर दिया था, तो लेस हो गया ना, बिल्कुल लेस हो गया। अब फाइनली इसे देखने के लिए आपको कहाँ चले जाना है, GSTR 3B में, और यहाँ पे आपको ले लेना है जून का महीना, क्योंकि मई में तो हमने पेमेंट कर दिया ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 2.5 लाख के ऊपर जो कि टैक्स की लायबिलिटी थी बन रही थी, हाँ जी सर। अब यहाँ पर देखो ये लेस हुआ कि नहीं, तो फाइनल जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे ऊपर 14,000 समथिंग, 14,000 समथिंग, समझ गए ना। तो इस तरीके से एडवांस अंडर GST को आपको टैली में इम्प्लीमेंट करना है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है RCM, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। अब आप कहीं पर भी जाओ, चाहे वो सर्विस वाली कंपनी हो या फिर ट्रेडिंग कंपनी हो, RCM आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इस पर कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है, ये किसके ऊपर लागू होता है। बेसिकली लोग ये समझते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के ऊपर 5% का ही GST लागू होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके गुड्स और सर्विस के ऊपर। तो देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई साहब जो कि सामने वाला सप्लायर है, यानी कि जिससे माल ख़रीद रहे हो, वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, वो आपसे GST नहीं लेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, जब वो GST नहीं लेगा, जो परचेज़र है, राइट, जैसे कि मैंने माल ख़रीद लिया सामने वाले से, उसने GST तो नहीं लिया, राइट, तो उसके बिहाफ में हमें ही उसका पेमेंट करना होगा, यानी कि GST का जो भी रेट हो, चाहे वो 5 हो चाहे वो 18 हो, राइट। अब जब हम लोग GST का पेमेंट करेंगे तो भैया उसका ITC कौन लेगा, ऑफ कोर्स हम ही लेंगे। तो इससे पता चला पहले GST का पेमेंट करो और अपने पॉकेट से करो, राइट। हमने पॉकेट से GST का पेमेंट कर दिया और जा करके हमने इसका ITC क्लेम कर लिया। इसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि देखिए आपके ऊपर अगर 5 रुपया भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आपके पास ITC ट्रक भर भर के है, इट मीन्स के SGST, CGST, IGST आपका लाखों रुपया का है, ठीक है, तो क्या आपका समायोजन उससे हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं, कभी भी RCM के लायबिलिटी का समायोजन आपके इनपुट टैक्स के क्रेडिट से नहीं हो सकता। तो ये सब अगर आप जान के रखते हैं तो ऑफ कोर्स अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप कि आप रिप्लाई कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं और भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म को डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो सेक्शन है 9 सबसेक्शन 3 एंड 4, पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़िए, जितना पढ़िएगा आपको उतनी ही जानकारी होगी। तो गवर्नमेंट ने पूरा गुड्स का लिस्ट दे के रखा है, तो कौन कौन सा है हम लोग जल्दी से आते हैं। जैसे आपका
कैश्यू नट्स है, दूसरा आपका ब्यूटी रैपर है, राइट, और तीसरा आपका टोबैको लीफ से है, और फोर्थ है आपका सिल्क यार्न। यहाँ से यहाँ तक में ये जो हम लोग परचेज करेंगे गुड्स से, यहाँ पर जो सेलर को जो नोटिफाई किया गया वो आपका कौन होगा? किसान भाई साहब, क्योंकि किसान को इसे दूर रखा गया, ठीक है, तो किसान आपसे जीएसटी नहीं लेगा। चलिए, उसके बाद आपका है सप्लाई ऑफ लॉटरी, उसके बाद है यूज्ड व्हीकल। अब जल्दी से आ जाते हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज पे। जैसे सबसे पहले आपका जीटीए है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कि माल ढुलाई का काम करता है। हम लोग उसे क्या लेते हैं भाई? सेवा लेते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा आपका आता है लीगल सर्विसेज। अब लीगल सर्विस में कौन है? जैसे कि हम लोग एडवोकेट वगैरह से क्या लेते हैं? हम लोग सेवा लेते हैं। इसी तरीके से आपका आता है स्पॉन्सरशिप। इसी तरीके से आपका कॉपीराइट्स है, आपका रिकवरी एजेंट का मामला है, और आपका यहाँ पे एक है सिक्योरिटी सर्विसेज। इसमें से अगर कोई भी नेचर का आप सर्विस को आप रिसीव करते हो तो भैया आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। चलिए, जब इतना कुछ हम लोग समझ चुके हैं, अब सीधा आते हैं हम लोग अपने टैली में। यहाँ पर किसी का भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टैली में इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा वॉचर्स में। ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें से किसी का भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल पकड़ लेते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे आपका लीगल सर्विस ही है, हम इसी को पकड़ते हैं। हमने किसी अधिवक्ता साहब से हमने कुछ काम ले लिया, तो आ जाते हैं परचेज में, और यहाँ पे डेट हम लोग पकड़ लेते हैं आज का ही 15/5। चलिए, अब बिल नंबर, चलिए कुछ भी हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एडवोकेट साहब करके। चलिए, अब ये हमारे लिए हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल, यस। यहाँ पे स्टेट को ले लिया। अब रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, इससे कोई माने मतलब नहीं है। हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि भाई साहब ये सामने वाला अनरजिस्टर्ड ही है। चलिए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे ऑल्ट सी को अगेन प्रेस करेंगे और एक बना लेंगे लीगल सर्विसेज या लीगल चार्जेस करके हमने बना लिया। अब ये हमारे लिए क्या आप कहोगे? सर जी एक्सपेंस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे इसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा वो आपको सही सही यहाँ पे पुटअप करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे टैक्सेबल, और इस पर आपका 18% का जीएसटी लागू होता है, ना कि 5%। 5% आपका जीटीए के ऊपर लागू होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग ये आएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। अगर आपके टैली में ये नहीं आता है तो आपको कॉन्फ़िगर, ये जो की है F12, और यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको दिखेगा जीएसटी के डिटेल्स में एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, ठीक है। आपको इसे आकर के यस कर देना है। चलिए, यहाँ पे हम लोग इसे यस कर देंगे, यहाँ पे बता देंगे सर्विस और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमने भाई साहब से 20,000 रुपये का ही कोई सर्विस लिया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जीएसटी तो हमें लगाना नहीं है, क्यों? क्योंकि सामने वाले जीएसटी नहीं लगाया भाई साहब, तभी तो हम पर आरसीएम लागू है। चलिए, अब इसे एक्सेप्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। आ जाना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर देखो जीएसटी एनालिसिस में आना है। अब यहाँ पर देखो अल्ट F1 को जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो नीचे देखो, यहाँ पर ये क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। टैली ने आपको ये इंडिकेट कर दिया कि भाई साहब इस पर आपका आरसीएम लागू है। तो कितना है भाई? अमाउंट भी उसने यहाँ पे निकाल के दे दिया है 18, मतलब टोटल 3600 रुपया आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कैसे देंगे? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। पहले तो भाई साहब इसे आप एक्सेप्ट कर लो। कर लिया? हाँ जी, कर लिया। अब देखिए इसका इम्पैक्ट आपका जीएसटी के रिटर्न पे किस तरीके से पड़ता है, पहले आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से अकाउंटेंसी भी समझ में आए। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन आपको आना है जीएसटी रिपोर्ट्स, और ऑफ कोर्स आपको चले जाना है जीएसटी R3B के रिटर्न में, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी आपका मंथ है मई का ही था, अल्ट F1 को यहाँ पे प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप लोग आइएगा, एक आपको यहाँ आउटपुट में ही ऊपर दिखेगा, क्या दिखेगा? इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज है यहाँ पे। हाँ जी सर है। चलिए, इसके अंदर आइए तो देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये दिखा रहा है। हाँ जी, है ना 20,000 रुपया? हाँ जी है। अब अगर मल्टीपल आपका ट्रांजैक्शन इसी टाइप का रहता तो अंदर जाते वो पूरा डिटेल आपको दिखा देता। अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पर अकेला है
एडवोकेट साहब बेताज बादशाह, राइट। तो 20,000 का है, यहाँ पर 18 दूना 36 रुपया, ये हम पर टैक्स की लायबिलिटी बन गई। और यहाँ पर देखिए टैली क्या करता है कि इसका वो आईटीसी भी उसी एंट्री में ले लेता है। यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, हम पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में जीएसटी का पेमेंट करेंगे, फिर हम क्या करते हैं आईटीसी भी क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2, यानी कि छोड़ करके यहाँ पर देखो 1800 रुपया हमारा यहाँ पे आईटीसी ऑलरेडी क्लेम हो चुका है। तो क्या करें, अब एंट्री नहीं करें क्या? नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समायोजन करना होगा, और समायोजन करने के बाद इसका पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे टैली में, आइए अब हम लोग अगेन आते हैं डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, और आपको चले जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स, और आपको आ जाना है अदर रिपोर्ट्स में। ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब यहीं पे आपको एक सेपरेट टैली का ये यहाँ पे ऑप्शन बना दिया है, आरसीएम का है, रिवर्स चार्ज, हाँ जी है। चलिए इसके अंदर आइए, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अल्ट F2 को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये मई का महीने का था, मई यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पर देखो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है, और अगर रजिस्टर्ड डीलर का रहता तो वो अलग से दिखाता। यहाँ पे ये बता रहा भाई साहब, देखो यहाँ पे सर्विस है, कितना है 3600 रुपया। यहाँ देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि इसका आपको बुकिंग करना होगा, यानी कि समायोजन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। चलिए किसी के अंदर भी चले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करने के लिए राइट साइड में आपको दिखेगा स्टैट एडजस्टमेंट। हम चाहे तो जर्नल में भी जाकर के कर सकते थे, यहाँ पे आना को ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे आपको बताना था। आइए आ जाते हैं स्टैट एडजस्टमेंट में। अब आपको क्या करना है, हाँ जी सर, करना है ना इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। हमें आईटीसी भी इंक्रीज़ करना है और अपना जो लायबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करना है, तो इसके अंदर आपको चले जाना है। अब यहाँ पे आपको टैली को बताना है कि भैया ये जो काम हो रहा है किसी अनरजिस्टर्ड से है या फिर रजिस्टर्ड से है। तो आप कहोगे हमें पता है अनरजिस्टर्ड से है, बस ठीक है। अब जो भी डेट होगा ऑफ कोर्स वो डेट भी आपको ले लेना है। मान के चलो हम इसका पेमेंट कर रहे हैं 20 तारीख को, तो 20/5 ले लिया है ना, हम समायोजन भी करेंगे और 20 तारीख को इसका पेमेंट भी कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हाँ जी सर SGST। अब यहाँ पर रेट कितना था, आप कहोगे 9%। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, आप कहोगे 20,000 रुपया, यही था ना। एंटर को प्रेस कीजिए और इसका जो अमाउंट निकलेगा वो 1800 रुपया। अगेन यहाँ पे आपको डेबिट करना है। अब यहाँ पे लेना है CGST, यहाँ पे सेम रहेगा, आगे बढ़ जाना है 1800 रुपया। अब अगेन आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। CGST को लिया 1800 रुपया और यहाँ पे ले लिया SGST को 1800 रुपया, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड GST डिटेल्स में आपको आना है, भाई साहब इसे यस करना है, और यहाँ पे आपको बताना है एडवोकेट साहब ये है, ठीक है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको एंटर को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, क्या बताना, आप कहोगे सर जी हमें यहाँ पे सर्विस बताना है, क्योंकि सर्विस के अगेंस्ट में ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री है। चलिए यहाँ पर हो गया, इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब आपका बुकिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका माने सारा बैलेंस आपका 0 हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में। ये देखो जैसे बैलेंस शीट में आते हैं, चले आते हैं भाई साहब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और आज आते हैं SGST CGST किसी में भी आ जाइए। और यहाँ पे देखिए मई के महीने में जब आप लोग आओगे तो 1800 रुपये से यहाँ आपका डेबिट हुआ है और 1800 रुपये से यहाँ क्रेडिट हुआ है। तो फाइनली इसका जो इम्पैक्ट है वो आपका 0 हो गया। नहीं हमारा आउटपुट बना, नहीं मेरा इनपुट बना, नहीं बना ना। तो कहोगे भाई साहब तब एंट्री हमने क्यों लिया, अरे भैया समायोजन, इससे ये पता चलता है अकाउंट्स में कि हमने इसका जो बुकिंग है वो कर लिया है और सही सही इसका जो इम्पैक्ट हमारे रिटर्न पे आ चुका है। तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे तो आईटीसी अपने आप बन जाएगा, बनेगा ना। आइए पेमेंट कीजिए, यहीं से करते हैं, अल्ट आई आए और यहाँ पे आपको पेमेंट में आ जाना है। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब आपने 20 तारीख को ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलान को क्रिएट करते हैं ना, चलान वहाँ बनाएंगे, और पेमेंट का एंट्री हम लोग टैली में किस तरीके से लेंगे, ऐसे लेंगे। SGST कितना दिया, 1800 रुपया,
डेबिट किया, सी जीएसटी कितना दिया 1800 रुपया, और उसके बाद बैंक को कर दिया क्रेडिट। बाकी जो भी यहाँ पे भाषण है आपको दे देना है नरेशन के तौर पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1800 रुपया से यहाँ अगेन डेबिट हो गया। तो एस जी एस टी सी जी एस टी का डेबिट होने का मतलब ही होता है कि मेरा आईटीसी बन गया अंडर आरसीएम। चलिए नेक्स्ट हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है फॉर बिजनेसेस एंड अकाउंटेंट्स, क्या है भाई, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। आप एक किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में काम करो, ई वे बिल आपको ना बनाना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ई इनवॉइस को होल्ड पे रखते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं ई वे बिल के प्रोसेस के बारे में। देखिए ई वे बिल का लॉ क्या बोलता है। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं, माल का मूवमेंट यानी माल का एक जगह से दूसरे जगह अगर शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग का माने आप माल बेच सकते हैं, या फिर जॉब वर्क के लिए जा रहा है, असेंबलिंग के लिए जा रहा है, या फिर आपका इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र है, किसी भी कंडीशन में माल का जहां मूवमेंट हुआ, अब उसका जो टोटल जो वैल्यू है 50,000 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना यानी 50,000 से ज़्यादा अगर आपका बिल का वैल्यू होता है और वो माल आपका अदर स्टेट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो ऐसे कंडीशन में आपको ई वे बिल बनाना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। बिना ई वे बिल के अगर माल आपका जाएगा तो हो सकता है कि रास्ते में आपका माल का जब्ती भी हो जाए। तो चलिए ये बात तो समझ में आया कि हाँ भाई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई के लिए 50,000 से ज़्यादा का अगर है तो फिर आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी नियम मालूम होना चाहिए कि जॉब वर्क के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका माल जॉब वर्क के लिए जा रहा है तो फिर आपको हर हाल में विदाउट लिमिट ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। अब बात होती है कि सर जी अगर अपने ही राज्य में हमारा माल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो क्या ऐसे भी कंडीशन में ई वे बिल बनाना है? इसका आंसर है हाँ। अगर विद इन स्टेट अगर आपका ट्रांजैक्शन है, यानी कि आप माल आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो और उसका जो टोटल बिल का वैल्यू है 1,00,000 से अगर ज़्यादा है, कितना, 1,00,000 से अगर ज़्यादा है, तो फिर लोकल के लिए भी आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ये जो 1,00,000 जो विद इन स्टेट का मामला है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप भारतवर्ष में कहीं पे रहते हो, आप अपने स्टेट को देख लो, वो 1,00,000 में फॉल करता है या फिर आपका कमोबेश भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग पकड़ते हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 50,000 से ज़्यादा का वैल्यू। ये तो बात हो गई नियम कानून का। अब सवाल ये कि बनाएगा कौन, तो इसका भी आंसर आप लोग सुनते भी जाइए कि देखिए भाई जो माल बेचता है यानी कि सेलर, ठीक है, तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ई वे बिल को जनरेट करे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि ये जो सेलर है जो माल बेच रहा है ये अनरजिस्टर्ड अगर पर्सन है, यानी कि उसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो वो ई वे बिल कहाँ से बनाएगा। अब अगर यहाँ पे परचेजर अगर रजिस्टर्ड है, क्या है, परचेजर अगर रजिस्टर्ड में फॉल करता है तो यहाँ पर परचेजर की जिम्मेदारी होगी कि वो ई वे बिल को जनरेट करे। समझ गए ना। तो कहने का मतलब है 100 बात का एक बात, चाहे परचेजर बनाए चाहे सेलर बनाए, गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि भैया आपका माल जो रास्ते से गुजर रहा है, या फिर आपका हवाई जहाज़ से उड़ के जा रहा है, आपका बाय शिप जा रहा है, बाय रेल जा रहा है, माल जा रहा है, तो आपको ई वे बिल बनाना होगा। और ई वे बिल में आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए में तो खैर आपका जो कि परचेज़र है, सेलर है, प्लस जो गुड्स है उसका डिटेल्स होता है, और पार्ट बी जो होता है इसमें आपका ट्रांसपोर्ट एजेंसी का डिटेल्स होता है। ये कैसा दिखता है, कैसे बनेगा, तो चलिए अब इसे जानने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टैली प्राइम में। आइए भाई साहब आप टैली प्राइम में। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टैली में ई वे बिल को इनेबल करना होगा। इसके लिए आपको कंपनी में चले आना है, अगेन आपको F11 में आना है और यहीं पे आपको जीएसटी वाले फीचर्स में चले आना है। चलिए अब यहाँ पे इंटर को आपको प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना। तो यहीं पर देखो आपका दोनों ऑप्शन दिखेगा, ई इनवॉइस का भी यहाँ पे ऑप्शन है। फिलहाल हमने यहाँ पर इसे अभी होल्ड पे रखा है। अभी हम लोग कहाँ है भाई, ई वे बिल में। तो यहाँ पर देखो आपका ई वे बिल का यहाँ पे ऑप्शन है, बस सिंपली आपको यहाँ पे आके यस कर देना है। चलिए हम लोग भाई साहब इसे यस कर देते हैं, और जो एप्लीकेबल फ्रॉम है चलिए हमारा ठीक है स्टार्टिंग से है।
एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, जैसे लोकल के लिए भी आपको ईवी बिल बनाना पड़ सकता है, तो इसे पहले से आप लोग यस करके रखिए। बस आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड वाले भी ऑप्शन में चले आना है। यहाँ पर आपको वाई को प्रेस करना है और एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड को आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपका जो इंटर स्टेट का जो भी नियम कानून है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका 50,000 का है। उसके बाद आपका जो इंट्रा स्टेट है, अब आपको देख लेना है यहाँ पे आपका कितना होता है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1,00,000 रुपया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप इस 3 में से किसी एक भी कंडीशन को आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल जो इनवॉइस का वैल्यू आएगा। चलिए, यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू ऑफ इनवॉइस। बस इतना सा आपको यहाँ पे आपको काम करना है और इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अगेन कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। चलिए, अब यहाँ पे फाइनली ई-वे बिल हमारा टैली में इनेबल हो चुका है। अब आते हैं भाई साहब वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद ऑफ कोर्स आपको एफेड में आना है और जिस तरीके से आप बिल को जनरेट करते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारा जो पार्टी है भैया वो दिल्ली दिल वालों का है, तो कंट्रोल ए यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम ले लेते हैं। चलिए, DJI का हम यहाँ पे कैमरा ही ले लेते हैं, 1 पीस है और यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। चलिए, 50,000 रुपया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसे एक्सेप्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रोवाइड GST या फिर ई-वे बिल डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, इसे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे अब आप देखिए कि ये जो आपका ई-वे बिल का नंबर वगैरह है ये तो अभी आपका फिलअप नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी ई-वे बिल जनरेट कहाँ हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F12 को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस से कर देना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यस कर दिया, आपका यहाँ पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमारा काम भाई साहब यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा काम जो कि कॉन्साइनर है, यहाँ पे जो सेलर है, तो यहाँ पर देखो उसका एड्रेस भी आ जाता है। प्लस इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है पिन कोड, ठीक है। अगर पिन कोड नहीं डाला हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे मैनुअल डालना होगा, जैसे कि हमारा यहाँ का पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, अब बाकी जो परचेज़र है दिल्ली दिल वालों की, तो यहाँ पर उसका पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, अगर कुछ भी अगर मिसिंग है तो आप यहाँ पे एडिट करके भी उसे आप डाल सकते हैं। आइए, अब यहाँ पे हम लोग सीधा आते हैं। यहाँ पे देखिए, पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो राइट साइड में टैली में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, इस पे आपको चले आना। ये देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये आपको सीधा ई-वे बिल के पोर्टल पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि मैनुअल वो आपका पिन कोड है, यानी कि आपका और प्लस है सामने वाले का, जहाँ आप माल भेज रहे हैं उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। 1100 यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा। तो देखिए, ये यहाँ पे इस पिन से उस पिन का जो डिस्टेंस बता रहा है 1303 किलोमीटर। चलिए, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है ट्रांसपोर्टर का नेम, जब तक ये नहीं देंगे तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ न्यू और यहाँ पे बना लेते हैं DHL एक्सप्रेस करके, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का ID यानी कि उसका GST नंबर आपको देना है। चलिए, इंटर को प्रेस करना है। अब यहाँ पे पार्ट बी का काम शुरू हो जाता है। अब आपका माल किस तरीके से जा रहा है, भाई हमारा माल तो बाय रोड जा रहा है। अब यहाँ पर व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, एंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको ऑलवेज रेगुलर को ही सेलेक्ट करना है। चलिए, एंटर को जैसे यहाँ पर प्रेस से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा बिल नंबर। एंटर को प्रेस कीजिए, आगे बढ़िए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये मैसेज आएगा, क्या है भाई साहब, कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर्स डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन। तो हाँ, बस आपको एंटर को प्रेस करना। देखिए, एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको API का यूज़र ID एंड पासवर्ड लगेगा। चलिए, ID एंड पासवर्ड को मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। देन सिंपली हमें एंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये मैसेज आ गया है कि आपका जो ई-वे बिल है वो सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। अब बस आपको एंटर को प्रेस से करना है और यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं प्रीव्यू।
तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे ज़ूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ई-वे बिल का नंबर जनरेट हो चुका है और साथ ही साथ ये आपका इनवॉइस भी बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अभी आपका ई-वे बिल जो कि दूसरा पेज है वो आपका नहीं दिख रहा है। कभी-कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसे लाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन आपको F11 में चले आना है और आपको चले आना है ये दूसरे वाले ऑप्शन में जैसे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आएँगे और यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है ई-वे बिल डिटेल्स में। देखिए, अब यहीं पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन क्या दिख रहा है, प्रिंट ई-वे बिल विथ इनवॉइस। ये हमारे टैली में नो किया हुआ। अगर आपका भी नो है तो भाई साहब इसे जाकर के यस कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कि कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना है। अब जब हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू पे आते हैं तो यहाँ पर देखो अब हमारा पेज 1 भी दिख रहा और पेज 2 भी दिख रहा। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग डाउन एरो को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अब आपका ये ई-वे बिल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब बात ये होती है कि अगर आपको ई-वे बिल को कैंसिल करना है टैली से तो वो आप कैसे करोगे। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा ई-वे बिल के ऑप्शन में। देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे गो पे आ जाते हैं, यानी कि Alt+G और यहाँ पे ले लेते हैं ई-वे बिल। यहाँ पे आपको आ जाना है ई-वे बिल रजिस्टर में या फिर आप ई-वे बिल में भी आ सकते हैं। देखिए राइट साइड में आपको दिख जाएगा कैंसिल ई-वे बिल। आइए यहाँ पे हम लोग आते हैं कैंसिल ई-वे बिल में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई ना कोई एक रीज़न आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारा यहाँ पे डेटा एंट्री मिस्टेक है, ठीक है, रिमार्क्स डाल दिया रॉन्ग आइटम्स। चलिए यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, पेंडिंग फॉर ई-वे बिल कैंसिलेशन। अब आपको फाइनली इसे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज में चले आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा सेंड फॉर ई-वे बिल, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका फाइनली यहाँ पे जो कि अभी हमने कैंसिल किया था लेकिन पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑफलाइन और प्लस दिया हुआ है ऑनलाइन। तो हमें क्या करना है, अरे भाई साहब ऑनलाइन मोड में करना है तो बस आपको सेंड ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हाँ बस आपको एंटर को प्रेस कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको ये मैसेज आ जाएगा, क्या मैसेज आया, ई-वे बिल कैंसिल, ठीक है, बस आपको एंटर को प्रेस कर देना है। चलिए अब ई-वे बिल के बाद जो कि हमारा जो टॉपिक था वो था भाई साहब आपका ई इनवॉइस। देखिए पहले ई इनवॉइस के नियम कानून को पहले समझिए। ई इनवॉइस किस पे लागू होता है, अगर कोई भी ट्रेडर है या फिर आपका सर्विस वाला भी है, अगर उसका टर्नओवर, ठीक है, 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है, उसका लिमिट है यानी कि अप टू 5 करोड़ है, तो फिर इसके ऊपर आपका ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो फिर उसके ऊपर ई इनवॉइस से कंपलसरी हो जाता है। अच्छा, ई इनवॉइस जो बनाया जाता है याद रखिए कि वो केवल और केवल B2B के लिए, इसका माने बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। हम भी रजिस्टर्ड हैं, जो सामने वाला ख़रीदार है, परचेज़र है, वो भी रजिस्टर्ड है। तो केवल B2B के लिए ही आपको ई इनवॉइस बनाना है। तो ई इनवॉइस में आपका जो कि इनवॉइस है वो तो है ही, प्लस आपका डेबिट नोट प्लस आपका क्रेडिट नोट केवल B2B से संबंधित है, तो ये भी आपका बनेगा। अच्छा, अब बात ये होती है कि भाई इसका कोई लिमिट भी है क्या, जैसे कि आपका ई-वे बिल का है 50,000 से ऊपर, लोकल के लिए 1 लाख से ऊपर तभी आपका ई-वे बिल बनाना है। मज़े की बात यह है कि ई इनवॉइस में कोई लिमिट नहीं है। अगर 100 रुपया, इवन आप 50 रुपये का भी अगर आप बिल जनरेट कर रहे हैं और वो आपका B2B से बिलोंग करता है और आपके ऊपर ऑलरेडी ई इनवॉइस अगर कंपलसरी हो चुका है, तो याद रखिएगा आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है भैया बनाना तो है, तो क्या करना होगा उसके लिए, आपको बस कुछ नहीं करना है। जैसे भी हमने ई-वे बिल बनाया है ठीक उसी तरीके से वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ई इनवॉइस का, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एपीआई का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न कि भाई ई-वे बिल के लिए भी क्या एपीआई अलग से होना चाहिए और ई इनवॉइस के लिए भी अलग से होना चाहिए, इसका आंसर है नहीं। अगर आपने ई-वे बिल के लिए एपीआई का आईडी एंड पासवर्ड बना लिया है तो दोनों एक ही जगह काम कर लेगा। अलग अलग आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है और वो काम भी नहीं करेगा।
केवल एक ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ई वे बिल बनाया है, उसी आईडी से हमारा ई इनवॉइस भी बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे ऊपर ई इनवॉइस कंपलसरी है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिस क्लाइंट का आईडी एंड पासवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस क्लाइंट के ऊपर ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। आइए, आ जाते हैं हम लोग भाई साहब टैली में। अब आपको पता है कहाँ जाना, वही पुराना कहानी, आपको F11 में आना। सब कुछ तो आपको यहीं पर दिखता है। यहाँ पर आ जाते हैं जीएसटी वाले में। चलिए, इंटर को यहाँ पर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ई इनवॉइस एप्लीकेबल, तो हाँ, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दे रहा है इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, तो मैंने यहाँ पे दे दिया भागलपुर। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगेन इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं किसी भी रजिस्टर्ड डीलर को मैं यहाँ पे माल की सप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपका रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक स्टॉक आइटम यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ये हमने ले लिया। कुछ भी लिमिट हो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या आ रहा, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स। हाँ भाई, ये तो बनाना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये आपका ब्लैंक रहेगा। वो इसलिए कि भाई अभी आपका ई इनवॉइस जनरेट हुआ ही नहीं है। इसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है प्लस IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, ये आपका ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन जब जनरेट हो जाएगा तब, ठीक है। अभी तो आपको पहले जनरेट करना है। अब यहाँ पर हमने दिया प्लेस ऑफ पार्टी। अब यहाँ पर बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस। अब ये जो आपका गुलाम ट्रेडर्स है, इसका जो रजिस्टर्ड आपका एड्रेस है वो क्या है। अब जैसे कि मेरा ये बिहार का है, तो मैंने यहाँ पे बिहार डाल दिया। अब कह रहा है शिप टू प्लेस, माल की डिलीवरी कहाँ हो रही है, तो जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे कि हो गया हमारा ये भागलपुर, ठीक है। आपको इसी तरीके से यहाँ पे करना। और जैसे हम इंटर को यहाँ पर प्रेस से करते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर से आपसे पूछता, क्या पूछता भाई, हाँ भाई, डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, तो हाँ। अब यहाँ पे देखो, अभी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है कि अनसर्टेन आ रहा है। वो इसलिए भाई हमारे कंपनी के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा है कि ई इनवॉइस अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो सेम आपका प्रोसेस है। यहीं पर आपका आगे पूछता है एपीआई का आईडी एंड पासवर्ड, वो डालते और आपका यहाँ पे ई इनवॉइस से बन के तैयार हो जाता। चलिए, नेक्स्ट हमारा फोर्थ में क्या है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जो कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है। अगर जीएसटी की दुनिया में आपको काम करना है, वो रिटर्न है भाई साहब आपका GSTR1 और GSTR3B। बेसिकली आपका दो ही रिटर्न अपलोड किया जाता है, राइट। एक होता है GSTR1, इसे भी आपको बना के अपलोड करना है, और इसे भी आपको बना करके अपलोड करना GSTR3B। बाकी इसके साथ साथ कुछ और भी रिटर्न से फॉर्म होते हैं रिको करने के लिए। वो क्या होता है जल्दी से मैं आपको बता दूं, जैसे कि GSTR2A है और GSTR आपका 2B है। इसके अलावा एक और भी रिटर्न होता है। आपको पता है कि अगर GSTR1 आपका गलत चला गया तो 1A में आप जा करके उसे एडिट कर सकते हैं, और कुछ अगर छूट गया है तो फिर हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब क्या है कि इसका जो प्रैक्टिकल फाइलिंग प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कहीं पर इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन इस रिटर्न के बारे में पूछ लिया जाए, तो पहले तो आपको रिप्लाई करना होगा ना। बाद में है कि फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, जीएसटी के रिटर्न पे टैली से किस तरीके से अपलोड करना है, वह बात का मामला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं GSTR1 का जो रिटर्न होता है वो बेसिकली सेल के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो सेल से संबंधित, प्लस से क्या होगा इसमें, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपका सारा इसमें आ जाएगा। लेकिन बस आपको ये याद रहे कि GSTR1 का जो यूज़ होगा वो केवल और केवल सेल और सेल से संबंधित डेटा के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही कोई भी सप्लायर GSTR1 का रिटर्न अपलोड करता है, ठीक है, उसके बाद डेट आपका आ जाता है GSTR3B का। अब 3B में क्या होता है, इसमें बेसिकली मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जानकारी के लिए बता दूं, जो भी डेटा आपने GSTR1 में डाला है वो सारा आपका समरी के तौर पे GSTR3B में पहुंच जाता है, ठीक है। GSTR1 से आपका सेल चला गया, हाँ जी, और प्लस GSTR2B से आपका 3B में ITC चला जाता है। क्या चला जाता है, ITC, यानी इधर आपका हो गया आउटपुट, ठीक है, आप जानते होंगे, और इधर आपका हो गया इनपुट, ठीक है। ये आपका दोनों समरी के तौर पे कहाँ चला जाता है, GSTR
3B में। और आपको पता है कि 3B का यूज़ बेसिकली जीएसटी का पेमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है, यानी कि टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा बन रही है, और अगर इनपुट आपके पास उतना नहीं है, यानी कि आईटीसी नहीं है, चाहे वो एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, या फिर आपका आईजीएसटी हो। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसका ऑफसेट कैसे होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट रहेगा। तो अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको 3B में जीएसटी का पेमेंट करना होगा, तभी जाके आपका फाइनली जीएसटी और 3B का रिटर्न अपलोड हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक फॉर्म और भी है, 2A है, तो इसका क्या यूज़ है। 2B तो भाई आईटीसी लेने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन 2A किस लिए होता है। 2A भी हमारे रिकंसिलेशन के लिए होता है कि हमने जिस भी सप्लायर से माल को परचेज किया है, हम कहाँ वेरीफाई करेंगे, तो GSTR 2A में, ठीक है। 2B जो हमें दिया गया है वो केवल और केवल आईटीसी को क्लेम करने के लिए, यानी अगर आईटीसी लेना है तो डेटा आपका 2B में आना चाहिए उस क्वार्टर में, और उस महीने में अगर नहीं आया है तो हम फिर उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर 2A में आ गया है इस महीने में, लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट महीने में क्या आएगा, 2B में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखिए 2A 2B में लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप और भी डिटेल में पूरा डेप्थ में पूरा जीएसटी का काम आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। 125 घंटे का वो हमारा कोर्स है। अगर इस कोर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं तो और भी आप बड़े स्केल पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो रही थी कि GSTR 1 और GSTR 3B आपको फाइल करना है, लेकिन 3B में क्या होता है भाई, जीएसटी का एडजस्टमेंट होता है। तो इसका समायोजन किसका किसके साथ होता है, ये हमारा है पांचवा टॉपिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आईटीसी रूल एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखा है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि भैया 3B में इस तरह का फॉर्मेट होता है ऑफसेट के लिए। क्या है, अब यहाँ पर देखो आपका नेट टैक्स पेबल का यहाँ पे पूरा कॉलम दिया हुआ है। ये तो आपका दिया हुआ है कि जो भी आपके ऊपर आरसीएम की टैक्स की लायबिलिटी होती है वो आपको इस वाले कॉलम में दिख रहा है, जो कि अभी हमारा यहाँ 219 रुपये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है अदर देन रिवा चार्ज, जो कि एक्चुअल आपने माल को सप्लाई किया या सर्विस को आपने दिया, चाहे वो इंटर स्टेट हो या फिर आपका लोकल हो, वो आपको इस वाले कॉलम में दिखता है। तो बेसिकली ये कॉलम और प्लस ये कॉलम जो है आपका ये टैक्स की लायबिलिटी का कॉलम है। अब आइए इधर आपका है पेड थ्रू आईटीसी, यानी कि अब आपके पास जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो आपका सारा इस तरफ रहता है, ठीक है। अब देखिए जो जिसके सामने है उसी के साथ आपका समायोजन होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सर क्या CGST का एडजस्टमेंट SGST के साथ हो सकता है। इसका आंसर है नहीं। वो क्यों, अभी मैं आपको इसी में आगे बता दूंगा। देखिए अब यहाँ पे पहला है आपका IGST है। अब यहाँ पर आपके ऊपर टैक्स के लायबिलिटी अगर बनी, जैसे कि हमारा बन रहा था 63,570, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास आईटीसी के रूप में IGST रहेगा तो सबसे पहले उसका समायोजन उसी के साथ होगा, ठीक है। आप इसे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, ये नियम है। यानी कि अगर आपके पास इनपुट का IGST है तो सबसे पहले वो उसे ही यूज़ करेगा, कौन, जीएसटी का पोर्टल, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका समायोजन आपका IGST के साथ होगा। अब जो बैलेंस बचा वो CGST के साथ हो जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर हुआ ना 62,962,094 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पैसा अगर इसके बाद भी अगर बच जाता, अगर SGST का हमारे पास ITC रहता तो यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों का अमाउंट जोड़ के ही वो आपका 63,570 रुपया पुर जाता है। जब पूरा हो गया तो हमारे ऊपर किसी टाइप की कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बची। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, ये जानकारी रखना है कि पहला जो आपका समायोजन होगा वो IGST के साथ, दूसरा CGST के साथ, उसके बाद तीसरा SGST के साथ, ठीक है। लेकिन आइए दूसरे पड़ाव में देखिए, ये जो आपका CGST का अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे अगर बनता है तो उसका समायोजन आपके
जीएसटी का आईटीसी के साथ तो हो जाएगा और केवल सी का सी के साथ ही होगा और यहाँ देखो एस के साथ नहीं होगा, ऐसे भी कॉलम वहाँ पे ब्लैंक हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से अगर एस जीएसटी का आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, अगर आपके पास आईजीएसटी का क्या है, आईटीसी है, तो ये तो आपका यूज हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन एस जीएसटी का सी जीएसटी के साथ कभी भी समायोजन नहीं होगा। किसके साथ होगा? एस जीएसटी का समायोजन केवल और केवल एस जीएसटी का होगा। और अगर आपके पास जैसे कि मैंने कहा ये आईजीएसटी अगर है आईटीसी के रूप में, तो इसका समायोजन आपका सबके साथ हो जाएगा। तब जाकर के क्या होता है ना भाई, ये जो आपका मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर है, इसमें जब हम लोग क्लिक करते हैं तब यह फाइनली आपका ऑफसेट होता है। तो इस तरीके से आपको जानकारी रखना है, ता करके कहीं पर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर इजी वे में कर सकें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टीडीएस के बारे में। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने 5 बेस्ट टीडीएस टॉपिक्स फॉर अकाउंटेंट्स। टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम क्या होता है कि आप कुछ भी लॉ वगैरह जानते हैं, लेकिन अगर डेप्थ में उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है तो कहीं पर भी आपको काम करने में दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम लोग टीडीएस का प्रैक्टिकल भी टैली में करेंगे कि पूरा कॉन्फ़िगर, पूरा सेटअप आपको शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से करना है, ताकि आप जो कि इसका परफॉर्म है आप अच्छी तरीके से आप कर सकें। देखिए टीडीएस पे अगर आपको काम करना है तो टीडीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका टीडीएस का चार्ट क्या बोलता है। अगर आप सैलरी के ऊपर काम करते हैं तो फिर इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है, तभी जा कर के आप टीडीएस का डिडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी करेंगे, फिर उसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस करना होगा। यानी कि स्टार्ट टू एंड आपको सारा काम टीडीएस के ऊपर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं टीडीएस के रेट के बारे में। टीडीएस का रेट कुछ इस तरह का है कि इसमें आपका डिफरेंट टीडीएस का सेक्शन है। अगर हम लोग पुराने सेक्शन की बात करेंगे तो मल्टीपल आपका सेक्शन था, जैसे कि आपका यहाँ पर 94C है, जे है, एच है, क्यू है और भी इसके बाद कई सारे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि न्यू टैक्स ईयर 26 टू 27 राइट, अब आपका क्या हो चुका, ये सारा का सारा आपका सेक्शन 393 में जाकर के मर्ज हो गया। यानी कि अब जो फाइनली आपका टीडीएस फॉर नॉन सैलरी का जो सेक्शन है वो आपका 393 है। अब कैसे आप लोग पहचानेंगे कि वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे देखो अब क्या है ना, एक न्यू कोड आपका जनरेट कर दिया गया है। अगर आप चालान का पेमेंट करने के लिए जाओगे ऑनलाइन मोड में तो आपको वहाँ पर 94C अब नहीं दिखेगा, अब वहाँ पे आपको ये कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लिए 2 कोड आपका दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज है तो यहाँ आपका 3 कैटेगरी का कोड यहाँ पे जनरेट किया गया है। यानी कि अगर आप पेमेंट करने के लिए जाओगे, आप जिसमें फॉल करते हो वो ऑनलाइन में आपको इसमें से कोई एक कोड को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए अब टैक्स ईयर 26 टू 27 में न्यू अपडेट ये है कि अब आप एक से ज़्यादा, जो कि यहाँ पे हम लोग पुराना जिसको सेक्शन कह रहे हैं, आज के तारीख में हम लोग कोड को हम एक ही चालान में ऐड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि 94C का पेमेंट करना हो तो इसके लिए अलग से चालान का पेमेंट करते थे, 94J का अलग, बाकी इसी तरीके से मल्टीपल जो भी आपके सेक्शन थे। लेकिन आज के तारीख में क्या है कि हम एक से ज़्यादा कोड को एक ही चालान में हम ऐड कर सकते हैं। देखिए बात हो रही है टीडीएस फॉर नॉन सैलरी का। अगर आपने अकॉर्डिंग टू रूल किसी का टीडीएस काट भी लिया, चाहे वो आपका 2% हो, चाहे किसी का आपका 10% हो, काटने के बाद आपका स्टेप क्या होता है भाई, सबसे पहले इसकी अकाउंटेंसी करनी है। तो टीडीएस का पूरा अकाउंटेंसी करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टैली में। तो देखिए आपका जो पहला स्टेप रहेगा टैली में कि आपको टीडीएस को एनेबल करना होगा। तो वही सिंपल सी बात है कि आपको फीचर्स में चले आना है। यहाँ में आने के बाद यहीं पे आपको टीडीएस का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। बस आपको यहाँ पे आके इसे यस से कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे यस से करोगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपके कंपनी का 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है। उसके बाद जो कि 10 नंबर यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये भी आपका सेम होता है।
हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप जिसमें फॉल करते हैं, आप कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। डिडक्टर का ब्रांच डिवीज़न अगर है तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं तो आपको NA करके आगे बढ़ जाना है। अब है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जो भी कंपनी होता है वो तो कंपनी है, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जो कि टीडीएस का पूरा काम देखता है, जिसका साइन लगता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपको इसे यस कर देना है और यहाँ पे एक तरह का फॉर्म है, उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे जिस तरह का फॉर्म कह रहा है वो आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, जब इतना हम काम कर लेते हैं, अब यहाँ पे आपका एग्जामिशन के बारे में पूछेगा। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस से डिडक्शन। आपको क्या करना है, इसे आपको नो अभी फ़िलहाल रखना है। हमारी मर्ज़ी रहेगी कि हमें जिसका टीडीएस काटना है हम काटेंगे, जिसका नहीं काटना है हम उसे स्किप कर देंगे। तो फ़िलहाल आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अब टीडीएस से रिलेटेड जो भी मास्टर है आप पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। तो वो कैसे करना है, आपको चले आना है वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद मान के चलते हैं कि हम आज के तारीख में एंट्री ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई एंट्री, कोई भी हम सर्विस को बाय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल भी देखें तो हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ पे टेक्निकल और प्रोफेशनल फ़ी भी है, राइट। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का ही यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पर ये वाले मोड को चेंज करना होगा। इसके लिए आपको कंट्रोल H आपको प्रेस करना है और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है, क्योंकि स्टॉक का कोई माने मतलब यहाँ पे नहीं है। अकाउंटिंग इनवॉइस आपको ले लेना है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि बिल नंबर आपका कुछ भी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पार्टी का नेम मैं यहाँ पर किसी का बना लेता हूँ कि हमारा कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ए दिया है। अब ये हमारा चला जाएगा संडे क्रिएटर के ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब टीडीएस का मामला होगा तो ये वाला ऑप्शन आपको सामने दिखेगा। अब आपको बस क्या करना है, इसे आपको यस से कर देना है। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, अब इसके बारे में पूछेगा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर ए है, यानी कि जिसे हम लोग डिडक्टी कहते हैं, राइट। डिडक्टी का टाइप क्या है, तो वो आपको यहाँ पर से पूरे डिडक्टी का टाइप का यहाँ पे ये लिस्ट दिया हुआ है। इसमें से जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने कर लिया भाई, ये आपका रेसिडेंट है और ये आपका कंपनी में फॉल करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वॉचर, तो हाँ, हम इसे यस कर देंगे। मेरा मन होगा तो काटेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं काटेंगे। चलिए, अब आपको आगे क्या करना है, जीएसटी का मामला आपको पता है कि एड्रेस वगैरह जो भी है आपका, जो भी इसका स्टेट है वो आपको ले लेना है और यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे जो कि मैंडेटरी पार्ट होगा टैक्स रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पैन इज़ मैंडेटरी फॉर ई टीडीएस शुड बी 10 कैरेक्टर। हम सभी जानते हैं कि भैया अगर टीडीएस काटना है तो इसके लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी है, और अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको पता है 20% का टीडीएस का डिडक्शन होता है। तो जो भी डिडक्टी है, अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तब उसे सजेस्ट करो कि भैया पैन कार्ड बना लो। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, उसके बाद आपको इंटर को प्रेस करना है, आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पूछेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेगुलर, और उसका जो भी जीएसटी का नंबर है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। चलिए, इंटर को प्रेस करना है और इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हम इससे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग का काम लेते हैं, यानी कि माल ढुलाई का काम लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट सी को हमें प्रेस करना है और यहाँ पे एक बना लेना है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस करके। चलिए, इंटर को हमें प्रेस करना है और ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपको इंटर को प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको पता है कि जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स या इसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा वो आपको पुटअप कर देना है। चलिए, अगेन इंटर को प्रेस करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स यार, यहाँ पे टैक्सेबल, और जो भी जीएसटी का रेट है आपको 18% यहाँ पे अप्लाई कर देना है। रिवर्स चार्ज को इससे कोई मतलब नहीं है। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आपको सर्विस बताना है, और जहाँ तक आपका टीडीएस का मामला होगा तो इस वाले ऑप्शन को आपको स्किप नहीं करना है। क्या पूछ रहा है, सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यानी कि इसमें आपका टीडीएस है छुपा हुआ। आइए इसे हम लोग यस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका टीडीएस है एप्लीकेबल, राइट। यहाँ पे क्या किया हुआ है,
अनडिफाइंड नहीं, हमें इसे एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। ये देखिए हमने इसे एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट आपका बना हुआ है ही नहीं। नहीं बना हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो आपका क्रिएट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए भाई साहब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास रजिस्टर टैली है तो यहाँ पे आपको ये हेल्प भी करता है। आप राइट साइड में जब यहाँ पे आओगे तो आपका यहाँ पे हेल्प का एक ऑप्शन भी दिख जाएगा। जब इस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो सारा का सारा यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई साहब अब आपका यहाँ पे सेक्शन तो नहीं दिख रहा, सेक्शन यानी कि 194C हम लोग उसे वही समझ रहे हैं ना, लेकिन अब हमें क्या करना है कि कोड से हमें उसे पहचानना। या तो टैप करो ना, अब मैं जैसे टैप कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर करके, तो यहाँ पर देखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आया ना, पेमेंट टू आपका कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल, तो 1023 भी है और 1024 भी है। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है, या नहीं तो सीधा हम टैप करेंगे 1024। ये देखो 1024 आ गया ना, ये जो है आपका अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कि ये कंपनी के लिए है 1024। तो इसी तरीके से आप टैली से हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस कर देना, तो यहाँ पर देखो सेक्शन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, कोड भी आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। चलिए रेमिटेंस कोड में आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका रेट फॉर इंडिविजुअल, आपको पता है कि अगर आपके पास विदाउट पेन है तो आपको पता है कि आपका 20% इस पर टीडीएस का डिडक्शन होगा, और विथ पेन है तो आपका 2%, राइट। यहाँ पर बस आपको वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर देना। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी फिगर है, फिगर मीन्स क्या है कि आपका 25,000 का ही कोई बिल आता है। अब यहाँ पे सामने वाले ने क्या लिया है, SGST और CGST। अब आपको क्या करना है कि अगर सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन करना है तो कर सकते हैं। ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ये देखिए हमने बना लिया, और इसका ग्रुप आपको पता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे ले लेना है टीडीएस। और यहाँ पे देखिए जो कि हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था सेम आपको इसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टैली ने क्या किया है कि 25,000 के ऊपर जितना भी आपका टीडीएस लागू है, यानी कि टीडीएस हमने 2% लिया है, तो यहाँ पे देखो उसने 500 रुपये का यहाँ पे डिडक्शन कर दिया है। और भी अगर डिटेल में जाना है तो आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में चले आना है, और यहीं पे आपको दिख जाएगा टीडीएस एनालिसिस। आप जीएसटी एनालिसिस में जिस तरीके से आते हैं आप टीडीएस में भी आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए अल्ट प्लस F1, तो यहाँ पे 25,000 के ऊपर उसने यहाँ पर 500 रुपये का टीडीएस के रूप में डिडक्शन किया है। बस सिंपली आपको इसे इंटर प्रेस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर देखिए 29,500 का टोटल बिल था, यहाँ पे आपको ये CR दिखा रहा है। इंटर को और प्रेस कीजिए, एक और यहाँ पे आपका न्यू रेफरेंस आएगा सेम 105, लेकिन ये आपको DR में दिखेगा। इससे क्या पता चलता है, ये आपका क्रेडिट हो गया और ये आपका डेबिट हो गया, इसका माने सेम वाउचर में आपका ये डिडक्शन हो गया। चलिए अब आपको जो भी नरेशन डाल देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका ही बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि आप सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सेम एक और एंट्री को यहाँ पे पास करते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पार्टी, वही कॉन्ट्रैक्टर है, कंट्रोल ए, और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, अब यहाँ पे ले लेते हैं 30,000 रुपया। चलिए यहाँ पे लगा SGST और यहाँ पे लगा है CGST। अब फिलहाल हम यहाँ पे इसका टीडीएस का डिडक्शन यहाँ पे नहीं करते हैं, मैं अलग से बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। चलिए हमने इसे सेव कर लिया। अब आपको पता है कि सेम डेट में आपको इसका टीडीएस काटना है, तो आपको चले आना है जर्नल में, ठीक है। जर्नल में आ गए। अब आप यहाँ पे चाहें तो ऑटो फिल का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऑटो फिल ले लेते हैं। क्या करना भाई, टीडीएस का डिडक्शन करना है टिल डेट, हाँ भाई 15 मई तक का ही करना है। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्टर आपका आ गया, ठीक है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ये भी आ गया, यानी कि नेचर ऑफ पेमेंट। अब जो ड्यूटी का जो लेजर है वो टीडीएस एंड कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसने यहाँ पर इसका डिडक्शन के तौर पे 600 रुपये ला दिया है। अब बात आती है अगेंस्ट रेफरेंस, तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस पे कौन सा लेना होगा, ये आपका सेकंड वाला 106 बिल नंबर। चलिए ये आपको यहाँ पर बता देना और इसे एक्सेप्ट कर लेना। अब आप कहोगे पहला वाला ही ज़्यादा ईजी था,
तो हम दूसरे वाले को क्यों यूज़ करें। तो मैं इसका कुछ फ़ायदा बता देता हूँ। आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के लेजर में। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जब आप देखोगे ये जो 29,000 है, ये देखो ये जो पहला वाला है, इसका लेस होकर के आपको यहाँ पे फिगर दिखता है 29,000 रुपये। जबकि आप जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपका 500 रुपये का क्रेडिट है, इसका मैंने पैसे का यहाँ पे डिडक्शन हुआ है, ये यहाँ से पता चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि लेजर पे उसका इम्पैक्ट दिखे, तो क्या होगा, आपको रिको करने में आसानी होगा। क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट। जैसे दूसरा वाला बिल देखो, यहाँ पर 35,400 रुपये से क्रेडिट हुआ है और 600 रुपये से डेबिट हुआ है। और यहाँ पे नेचर में क्या दिख रहा है, हाँ भाई साहब, हमने टीडीएस का डिडक्शन किया है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। तो ये आपको रिको करने में आसानी हो रहा है ना, आपको रिपोर्ट से पता चल रहा है। हाँ जी, तो जैसा आपको सूट करे आप उस तरीके से टीडीएस में आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद होता है कि भाई साहब इसका आपको पेमेंट करना है ना। पेमेंट तो करना है। आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा कर के टीडीएस का चालान बना दिया। चालान जब बना दिया, पेमेंट जब हो गया, तो आपको टैली में भी एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेना है, मान के चलते हैं कि आपने 20 तारीख को ही पेमेंट कर दिया। हम लोग आ जाते हैं F5 में। आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल कैसे करेंगे, बस टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का आपको डेबिट कर देना है। आपका सारा यहाँ पर उसका टीडीएस का डिटेल सभी ओपन हो जाएगा। ये देखो, जैसे इंटर को प्रेस करेंगे, 2 है ना। अब आपको किसका करना है, आप कहोगे अरे सर जी दोनों का करेंगे, तो आप दोनों को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये दोनों को सेलेक्ट करो, आ गया 1100 रुपया। और क्रेडिट आपको क्या कर देना है, बैंक को कर देना है। चलिए, ये हो गया। और यहाँ पे जो भी नरेशन होगा आपको पुट अप कर देना है। तो देखिए, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि आपको चालान का रिको करना है। क्योंकि जब आप लोग टीडीएस चालान का पेमेंट करते हो तो आपको बैंक से क्या मिलता है, चालान का आइडेंटिफिकेशन, पूरा एक नंबर आपको मिलता है, सिन मिलता है। उसमें क्या रहता है, बीएसआर कोड, चालान का सीरियल नंबर और टेंडर डेट। तो चलिए हम आपको तेज़ी से बताते हैं कि वो आप रिको आप टैली में कैसे करेंगे। आ जाते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, चले आना है टीडीएस रिपोर्ट्स। और यहीं पर देखो, सबसे पहला ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा चालान रिकन्सिलिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कह रहे हैं चालान का रिको। ऑल्ट F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखो, अभी हमारा केवल एक ही चालान है, राइट है ना भाई, हाँ जी है। अब आपको यहाँ पर देखो राइट साइड में दिख जाएगा ऑल्ट R, इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है, रिकॉन्साइल। बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया सर जी। अब यहाँ पे जिस भी क्वार्टर से ये बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। 1/4 से 30/6 बता दिया। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। चेक डीडी नंबर। अब यहाँ पे हमने चेक से तो पेमेंट नहीं किया है, ऑनलाइन किया है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ऑनलाइन। चेक डीडी का डेट है, किस तारीख को पेमेंट किया है, तो 20/5 को पेमेंट किया है। अब देखिए बीएसआर कोड, ठीक है, बीएसआर कोड ये ब्रांच का आपका कोड होता है। जब आपको कॉपी मिला होगा पेमेंट करने के बाद, वो उसमें दिया रहता है। टोटल 7 डिजिट का आपका होगा, 6300, 4 हो गया, 5 6 7। चलिए, अब चालान का नंबर टोटल आपका 5 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। अब चालान का डेट क्या था, अरे भाई साहब 20/5 ही था। बस आपको इतना सा काम करना है और आगे यहाँ पे आपको अपना बैंक यहाँ पे बता देना। हाँ भाई, हमने किस बैंक से पेमेंट किया है, एसबीआई से, ठीक है। अब यहाँ ब्रांच का नेम देना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने चालान का रिको कर लिया। क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे, आगे का जो इसके बाद का जो स्टेप है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का, वो आप नहीं कर पाओगे। अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। क्या है भाई साहब, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। अब आपने डेटा एंट्री तो कर लिया, लेकिन अगर आपको सीनियर पोस्ट पे काम करना है तो इसके लिए भैया आपको टीडीएस फाइलिंग का पूरा प्रोसेस आना चाहिए। आप टीडीएस का फाइलिंग किस तरीके से होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप टीडीएस का फाइलिंग टैली से भी कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। अगर आप टैली को टैली के हिसाब से अगर आप हैंडल नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप टैली के अलावा जो कि गवर्नमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कि सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग कहते हैं RPU यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आप गूगल से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद जो कि इसका स्टेप होता है, चाहे वो सैलरी हो या फिर नॉन सैलरी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टीडीएस का रिटर्न भी फाइल आप कर पाओगे।
तो देखिए इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस मैंने के बना के रखे हैं कि आपको टीडीएस का फाइलिंग है किस तरीके से करना है। तो मैं अपने वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यानी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो टीडीएस में काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएँगे। टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस के लिए आपको ये जानना है कि आपका जो टीडीएस का डिडक्शन हुआ वह 2, यानी कि सैलरी और नॉन सैलरी, राइट। एक सैलरी था और दूसरा आपका नॉन सैलरी था। तो सैलरी के लिए आपका होता है 24Q होता है और नॉन सैलरी के लिए आपका होता है 26Q। लेकिन आज के तारीख में ये आपका फॉर्म नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है। फॉर्म नंबर चेंज हो चुका है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना कि भाई जो डिडक्टी का डिटेल्स हम पहले जैसे देते थे वो अब भी देंगे। फॉर्म में करना क्या है कि जिसका भी आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है, 24Q का माने सैलरी, 26Q का माने नॉन सैलरी, बस डिडक्टी का डिटेल्स आपको दोनों फॉर्म में देना है, बस इतना समझ जाइए, ठीक है। इसमें आपका डिडक्टी का डिटेल्स होगा प्लस जो आपने चालान का पेमेंट किया है, आपने पहले काटा फिर आपने पेमेंट किया तो किसका काटा, बस ये सारा ब्यौरा आपको इस वाले रिटर्न फॉर्म में देना है। इसी को कहते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस। चलिए अब टीडीएस के दुनिया में काम करना है तो भाई साहब सैलरी के ऊपर टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप टीडीएस का डिडक्शन करोगे नहीं अकाउंटेंसी होगी कैसे, और जब तक अकाउंटेंसी नहीं होगी रिटर्न फाइल होगा कैसे। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नॉन सैलरी में तो रेट आपका फिक्स है ना, बट सैलरी में क्या रेट नहीं, आपका स्लैब होता है पूरा। और इसमें क्या है कि अभी तक आपका 2 स्लैब चल रहा है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, हाँ भाई साहब, एक तो ओल्ड है और दूसरा आपका क्या है, न्यू है। तो ओल्ड का मैं जल्दी से मैं बता दूं कि अगर 2.5 लाख तक है तो आपको किसी तरह का टीडीएस का डिडक्शन अपने स्टाफ का नहीं करना है। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का है तो 2.5 लाख से जितना ऊपर होगा आपको उसका 5% का टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। थर्ड क्या बोलता है, अगर किसी का सैलरी 5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख के अंदर है तो 5 लाख के जितना ऊपर होगा उसके डिफरेंस का 20% का टीडीएस का डिडक्शन करना है। और अगर किसी का सैलरी आपका 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो सिंपल से लॉजिक है 30% के हिसाब से आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। इसके साथ साथ क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको 4% भी आपको काटना होगा। और ये जो आपका 4% होता है वो ऑन टीडीएस होता है, याद रखें, यानी कि जो टीडीएस का अमाउंट निकलेगा उसका 4% और आपको निकाल के टैक्स में ऐड कर देना है। इसके साथ साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एक सेक्शन होता है 87A। इसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि आपको 5 लाख तक का छूट मिल जाता है, यानी कि अगर आप 5 लाख में फॉल करते हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख का होता है। और 2.5 लाख का 5% होता है 12,500 रुपये। कितना होता है जी, 12,500। तो अकॉर्डिंग टू 87A इसमें आपको 100% का टैक्स का रिबेट मिल जाता है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा 12,500, तो क्या आया, नील। ठीक है, तो 87A में आपका रिबेट मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि हाँ भाई साहब, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट देना है। जब भी आप किसी भी एम्प्लॉई का सैलरी का गणना करेंगे तो आपको रुपया उसमें घटा देना है। इसके साथ साथ आपका जो डिडक्शन होता है चैप्टर 4A, तो शॉर्ट में है कि 87 से लेकर के 80U तक आपके पास जानकारी होने चाहिए। इसके बाद आपका पीटी भी होता है, प्रोफेशनल टैक्स भी आपका इसमें क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग न्यू में। न्यू का बहुत ही सिंपल है, 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 का है तो 5%, 8 से 12 का है तो 10%, और आगे देखोगे तो सब में आपका 4-4 लाख का डिफरेंस है और रेट में भी आपका 5% का फ़र्क है। तो इसका ये माने हुआ कि यहाँ भी मैक्सिमम आपका जो रेट है वो 30% है, ओल्ड में भी आपका 30% था। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम कितना है, 24 लाख से ऊपर, और यहाँ कितना है, 10 लाख से ऊपर। तो आपको ये देखना है कि कौन सा बेहतर है आपके लिए। अगर आप ख़ुद भी टैक्स पेयर हैं तो आप अपना गणना खुद कर लीजिए, आपको किसमें फ़ायदा है। और इसके आगे इसमें भी 87A का रिबेट है, लेकिन वो कहाँ तक बात करता है, 12 लाख तक। यानी कि अगर किसी का पगार ये थर्ड में अगर आता है, किसमें आता है, थर्ड में आता है, 8 से 12 लाख। ठीक है, तो 8 से 12 लाख का मतलब होता है
पहला निकलेगा आपका यहाँ पे 20,000 रुपया और यहाँ पे निकलेगा आपका 40,000 रुपया। तो यहाँ पे टोटल आपका 60,000 का रिबेट मिल जाता है अकॉर्डिंग टू 87A। यानी कि 12 लाख तक कोई टैक्स का माने यही होता है कि हाँ 60,000 रुपये जो आपका जो इनकम टैक्स निकला वो इस सेक्शन के मुताबिक वो आपका लेस हो जाएगा, यानी कि 100% का आपको छूट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी याद रखना है कि इसमें 75,000 है, ठीक है। और इसमें जो इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है वो बेसिकली आपका एनपीएस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का नहीं एम्प्लॉयर का, ठीक है, वो केवल आपके सैलरी से लेस होता है। तो ये आपका पूरा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का इनकम टैक्स का स्लैब होता है। ट्रेडर्स के दुनिया में काम करना है तो ये सारी जानकारी रखिए, तभी जा कर के आप बड़े लेवल पे काम करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए, इस कड़ी का आपका 5वां टीडीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट वो क्या है, लेट फी। क्या होता है कि हर चीज़ में आपका लेट फी है। अगर जीएसटी की बात करें, अगर आप 3B का लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर भी आपका लेट फाइन है ना भाई, देना पड़ता है। तो अगर हम केवल लेट फ़ी की बात करें, किस चीज़ का लेट फ़ी, पहले हम लोग चालान का ही हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टीडीएस का जो चालान होता है हम वो पे करते हैं, राइट। इसका जो ड्यू डेट है आपका 7 तारीख, यानी कि 7 तारीख तक आपको टीडीएस का पेमेंट कर देना है, राइट। लेकिन 7 से 8 हो गया तो एक दिन का डिले हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका 1.5% हो सकता है कि कुछ न्यू अपडेट आए तो ये आपका ये जो 1.5% है इसके जगह पर आपका 2% भी हो सकता है ना। तो आपका ये क्या होता है कि भाई साहब जितना भी मंथ आपका डिले होगा उसके हिसाब से टीडीएस अमाउंट के ऊपर आपको इतना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। चलिए, ये बात तो हो गई इंटरेस्ट का। अब अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, ठीक है, क्या टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहे थे और आपको पता है कि 1 महीने का इसमें आपका टाइम रहता, पहला क्वार्टर है तो आपका 31 जुलाई तक के टीडीएस का रिटर्न अपलोड कर देना है रात के 12 बजे तक। लेकिन जैसे ही आपका 12 के बाद घंटा बजेगा आपका लेट फाइन चालू हो गया। तो इसमें क्या है, पर डे आपका 200 रुपया है, याद रखिएगा, पर डे, ठीक है, 200 रुपया आपको देना होगा। तो इसका मैक्सिमम जो होता है वो 5,000 है। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले अगर आप काम कर लेते हैं तो इस तरह का आपका कोई नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। जैसे ही आपने रिटर्न अपलोड किया सेकंड डे या इमीडिएट आपको क्या आएगा, आपके ईमेल पे लव लेटर आ जाएगा कि भाई साहब आपने चालान का पेमेंट करने में या फिर टीडीएस का रिटर्न फाइल करने में आपने डिले किया है, आपको इतना पैसा का डिमांड है वो आपको देना होगा। अब क्या होता है, टीडीएस करेक्शन। अब देखिए टीडीएस करेक्शन क्या होता है कि भाई साहब देखिए, हम जब चालान बनाते हैं उसमें भी गलती हो जाती है, प्लस हम जो टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं उसमें भी गलती हो जाती है। तो ये दोनों को हम करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन के लिए कहाँ पे आपको जाना है, जानकारी के लिए बता दूं, जो कि आपका टीडीएस का ट्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम लोग वहाँ पे जा कर के भी करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी में टोटल 5 और टीडीएस में टोटल 5 है, ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 10। अगर ये 10 टॉपिक के ऊपर आप पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल वे में अगर आप जानकारी ले लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको फ्यूचर में अकाउंट्स के फील्ड में काम करने में दिक्कतें नहीं आएंगी और आपका इस फील्ड में फ्यूचर ब्राइट होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं और अपने सैलरी को हाई करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।